जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल में मादा जनन तंत्र में ओवरी की। तो मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी ओवरी या एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है और अंडाशय में oogenesis अंड जनन क्रिया द्वारा अंडे का निर्माण होता है। किसी महिला में, किसी लड़की में जन्म के समय से ही, जब माँ के गर्भ में वो लड़की विकसित हो रही होती हैं, तब से उसके अंडाशय में लगभग हजारों की संख्या में इमेच्योर मतलब अपरिपक्व अंडाणु जो है होते हैं। मादा के अंडाशय में अंडाणु की संख्या हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन इमेच्योर यानी कि अपरिपक्व होते हैं। जब कोई महिला जन्म लेती हैं, कोई लड़की जन्म लेती हैं, तब जब वह धीरे धीरे यौनावस्था में आती हैं, यौवन की अवस्था में आती हैं। महिला में यौवन की अवस्था 11 से 13 साल में मानी जाती हैं और यौवन अवस्था आने पर किसी महिला में पीरियड्स का आना शुरू हो जाता है तथा ओवम का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है। और हर महीने ओवरी से यानी अंडाशय से एक अंडा, एक एग को फीमेल गैमेट बोलते हैं। फीमेल गैमेट यानी कि एग, अंडाणु जो है हर महीने निकलता है। हर महीने एक अंडा इस ओवरी से, अंडाशय से निकलता है और निकलने से पहले वो मैच्योर होकर निकलता है और बाहर कहाँ जाता है निकल के, तो ये अंडवाहिनी में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में निकल करके एग पहुंचता है। और ये जो आपको ये स्ट्रक्चर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोला जाता है फिम्बरी। फिम्बरी को हिंदी में झालर बोला जाता है। इसका काम होता है कि अंडाशय को पकड़ कर रखना। अंडाशय को पकड़ कर रखने का काम किसका होता है, तो फिम्बरी का काम होता है कि ये अंडाशय को पकड़ कर रखने का काम करता है। अच्छा, अंडाशय से अंडा मतलब मैच्योर एग रिलीज होकर अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, इसी को गर्भाशयी नलिका या डिंब वाहिनी भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आती हैं। और योनि के माध्यम से जब कोई पुरुष सेक्स करता है, किसी मादा के साथ संबंध बनाता है, मैथुन करता है, तो उसके शिश्न के माध्यम से स्पर्म यानी शुक्राणु योनि में पहुंचता है और योनि से होता हुआ गर्भाशय ग्रीवा से होता हुआ ये जाता है वूम्ब में, गर्भाशय में। और गर्भाशय में पहुंचने के बाद हम जानते हैं कि एक इजैकुलेशन में, एक स्खलन में लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु का स्खलन होता है। किसी नर से 200 से 300 मिलियन शुक्राणु एक बार में स्खलित होता है। और इतना गहरा कंपटीशन होता है, इतना खतरनाक कंपटीशन होता है कि उसमें एक एग को फर्टिलाइज्ड करने के लिए इतनी सारे शुक्राणु संघर्ष करते हैं। और देखिए, यहाँ से शुक्राणु जाते हैं, कुछ शुक्राणु सीधे जा कर के दीवार से टकरा जाते हैं, कुछ शुक्राणु इधर चले जाते हैं इस साइड, और कुछ शुक्राणु इधर की तरफ चले जाते हैं। तो जो शुक्राणु सबसे पहले पहुँच करके गति करके सबसे पहले पहुंचता है कहाँ, फीमेल एग के पास, वही शुक्राणु अंडे को निषेचित कर पाता है। तो अंडे का निषेचन कहाँ पे संपन्न होता है, तो अंडे का निषेचन अंडवाहिनी या गर्भाशयी नलिका में संपन्न होता है। ये कंपटीशन में पूछा भी जाता है कि एग का निषेचन, फीमेल एग का निषेचन कहाँ पर संपन्न होता है, तो फीमेल एग का निषेचन जो है गर्भाशयी नलिका में संपन्न होता है। गर्भाशयी नलिका को अंडवाहिनी और डिंब वाहिनी भी बोला जाता है।
अच्छा, यहाँ पर फीमेल एग जो है अब फर्टिलाइज्ड हो चुका है, निषेचित हो चुका है। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट बन चुका है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण अब यहाँ पर हो चुका है। यहाँ से अब द्विगुणित जाइगोट आएगा और आ करके गर्भाशय की इंडोमेट्रियम वाल से इंडोमेट्रियम वॉल पे प्रत्यारोपित हो जाएगा। यहाँ एक इंडोमेट्रियम वॉल है जिसे अंतःगर्भाशयी दीवार बोला जाता है और अंतःगर्भाशयी दीवार पर टूयन यानी डिप्लॉयड जाइगोट आकर के यहाँ पर प्रत्यारोपित हो जाता है और यहीं पर अंतःगर्भाशयी दीवार जो होती हैं यह अपने आप को स्पंजी अवस्था में बनाए रखती हैं, गद्दीदार अवस्था में बनाए रखती हैं। यह रक्त को और रक्त के माध्यम से ये पोषक तत्वों को यहाँ पर एब्जॉर्ब की होती हैं, इकट्ठा की होती हैं और यहाँ पर जब जाइगोट आकर के अंतःगर्भाशयी दीवार से प्रत्यारोपित हो जाता है तो जाइगोट को न्यूट्रिशन देने का काम अंतःगर्भाशयी दीवार करती हैं। अंतःगर्भाशयी दीवार जाइगोट को न्यूट्रिशन या पोषण देती हैं तथा उनको जीवित रहने का काम करती रहती हैं और यहीं पर बाहर से प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा का काम होता है पोषण व श्वसन प्रोवाइड कराना, किसको? भ्रूण को पोषण और श्वसन प्रोवाइड कराने का काम, ग्लूकोज प्रोवाइड कराने का काम करता है हमारा प्लेसेंटा, अपरा जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहीं पर माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के पश्चात समसूत्री विभाजन होने के पश्चात यह जो जाइगोट है, युग्मनज है, यह भ्रूण में बदलता है। भ्रूण में बदलने के बाद धीरे धीरे फीटस में बदलने के बाद फीटस से एक न्यू बेबी का निर्माण होता है और यहीं पर गर्भाशय में ही 9 महीने तक ये जाइगोट विकसित होता रहता है। यहीं गर्भाशय में 9 महीने तक ये जाइगोट विकसित होता रहता है और इस गर्भाशय की 3 दीवारें पाई जाती हैं। पहली दीवार का नाम पेरीमेट्रियम है जो सबसे बाहरी दीवार होती हैं और बीच वाली दीवार जो स्पंजी होती हैं इसे मायोमेट्रियम बोलते हैं जो मध्य दीवार होती हैं और जो सबसे अंदर की तरफ होती हैं गर्भाशय की एकदम बगल में होती हैं उसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम या अंतःगर्भाशयी दीवार उसे हिंदी में बोला जाता है। यहीं इसी दीवार पे आकर के जाइगोट यानी युग्मनज प्रत्यारोपित होता है और प्रत्यारोपित होने के बाद 9 महीने तक यहीं पर एक विकसित भ्रूण बनने की तैयारी करता है। 9 महीने मतलब यूँ कहें तो 38 सप्ताह यहीं पर रहता है और यहीं पर रह के एक विकसित भ्रूण बनाता है और विकसित भ्रूण जब बन जाता है तो इसमें गर्भाशय में होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब होता है इसमें संकुचन। गर्भाशय में होता है संकुचन और गर्भाशय में संकुचन जब होता है तो विकसित भ्रूण को गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा इसे योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने की कोशिश किया जाता है। शरीर से बाहर निकाला जाता है जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन होता है। बच्चा यानी कि भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है तब इसमें गर्भाशय में संकुचन होता है और संकुचन होने के पश्चात गर्भाशय ग्रीवा भी फैल जाती है। हल्का से फैलने के बाद योनि मार्ग से बच्चा बाहर निकलता है और हम जानते हैं कि योनि जो होती हैं योनि बहुत ही इसमें संकुचन और शिथिलन पाया जाता है। योनि में योनि अत्यधिक मात्रा में योनि फैल सकती हैं और योनि के माध्यम से ही बच्चा बाहर निकलता है, बच्चा जन्म लेता है। प्रसव की पीड़ा योनि में ही होती हैं। प्रसव की पीड़ा कहाँ होती है तो योनि में होती हैं और वेजाइना के माध्यम से कोई बच्चा जो है वो बाहर निकलता है। आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम इसके एक एक पार्ट के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडाशय यानी ओवरी की। तो ओवरी क्या है? चलिए सबसे पहले हम बात करें ओवरी की और ध्यान ये दें कि हर महीने जैसे कि 28वें दिन एग रिलीज होता है। हर महीने 28वें दिन एग यानी विकसित एग अंडाणु रिलीज होता है और मान लीजिए कि
गलती से उसे निषेचन ना हुआ, एग का अंडाशय का निषेचन अंडाणु का निषेचन ना हुआ, तो क्या होता है कि वही अंडाणु जो होता है वो अंडाणु फिर वेस्ट हो जाता है, और अंडाणु का जीवन काल जो होता है 24 घंटे होता है, जबकि एक शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटे माना जाता है। और जब 24 घंटे में शुक्राणु उसे नहीं मिलता है, तो वह एग जो होता है वो टूट जाता है, टूट करके वही बाहर निकलता है। और यहाँ पर जो अंतःगर्भाशय दीवार हैं, यहाँ पर कुछ ब्लड कैपिलरीज जो है टूट जाती हैं, टूट करके यहाँ से जो पोषक तत्व यहाँ पर एब्जॉर्ब की होती हैं, वो पोषक तत्व ब्लड के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, और एक जो टूटा फूटा एग है वो भी बाहर निकलने लगता है। तो क्या होता है कि उसी अवस्था को योनि के माध्यम से जब वो बाहर निकलता रक्तस्राव होने लगता है, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं प्रसव, उस अवस्था को हम ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं, जब मासिक चक्र यमसी साइकिल बोलते हैं, उसी को ऋतुस्राव चक्र रजोधर्म चक्र बोला जाता है। और किसी स्त्री में 11 से 13 वर्ष की आयु से ही रजोधर्म चक्र प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम मीनोर्की बोलते हैं। और वह स्त्री जब 45 से 55 वर्ष की आयु तक पहुंचती हैं, तो 45 से 50 साल की उम्र तक रजोधर्म चक्र का आना बंद हो जाता है। उस अवस्था को मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहा जाता है। जब किसी स्त्री में मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, तो उस अवस्था को मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहा जाता है। उस वक्त फिर वहाँ से कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। और किसी महिला में अगर जब एग रिलीज होता है, उसे नहीं मिला एग को फर्टिलाइज एग हुआ ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही, मासिक चक्र होगा ही। यदि एग फर्टिलाइज्ड हो चुका, तो वह जाइगोट में परिवर्तित हो चुका, अब प्रसव में यमसी साइकिल नहीं आएगा, यानी कि ऋतुस्राव चक्र या रजोधर्म चक्र देखने को नहीं मिलेगा। और ऋतुस्राव चक्र हर महीने होता है। ऋतुस्राव चक्र रजोधर्म चक्र हर महीने होता है। जब तक कि कोई महिला प्रेग्नेंट ना हो जाए, तब तक ऋतुस्राव चक्र होता रहता है। और आपको ध्यान देने योग्य बात ये बता दें कि ऋतुस्राव चक्र होने के 14वें दिन एग रिलीज होता है ओवरी से, अंडाशय से। ऋतुस्राव चक्र लगभग किसी महिला में 1 से 5 दिन तक होता रहता है। धीरे धीरे ब्लीडिंग होती रहती हैं, और ये पहले से दूसरे दिन ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा तेज होती हैं, तीसरे चौथे पाँचवें दिन ब्लीडिंग थोड़ा धीमे धीमे होती हैं। किसी किसी महिला में ब्लीडिंग जो होती हैं वो 7वें से 8वें दिन तक होती हैं। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं में जो ब्लीडिंग होती हैं वो 1 से 5 दिन तक होती हैं। और उसी अवस्था को हम मासिक धर्म का काल कहते हैं। मासिक धर्म काल उसी अवस्था को कहा जाता है, 1 से 5 दिन तक माना जाता है। और अब हम बात करें कि अंडाशय की, अंडाशय क्या होता है, ओवरी क्या होती हैं। अब एक एक पार्ट के बारे में इन डिटेल हम अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की, अंडाशय की। गर्भाशय के दोनों तरफ 2 अंडाशय होते हैं। गर्भाशय के दोनों तरफ 2 अंडाशय होते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में इमेच्योर मतलब अपरिपक्व अंडाणु किसी लड़की में जन्म से ही उपस्थित होते हैं। किसी लड़की में हजारों की संख्या में इमेच्योर अंडाणु पाए जाते हैं, और जो यौवन अवस्था यानी कि 10 से 13 वर्ष की अवस्था को यौवन अवस्था किसी लड़की में माना जाता है। जो यौवन अवस्था आने पर अंडाणु परिपक्व होकर हर महीने अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलता है। हर महीने एक अंडाणु मतलब अंडाशय से बाहर निकलेगा। अंडाशय से ही मादा हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन बाहर निकलते हैं।
अंडाशय से ही दो नर हार्मोन जिसे मादा हार्मोन जिसे सेक्स हार्मोन बोला जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बाहर निकलते हैं। तो कहाँ से निकलते हैं ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन? तो ये अंडाशय से निकलते हैं। इनका काम क्या होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है कि स्तनों का ये विकास करता है, अंडाशय की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, मासिक धर्म चक्र का नियमन करता है, योनि का विकास भी करता है। कौन? तो एस्ट्रोजन करता है। अब हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मादा के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या होता है कि ये गर्भधारण के लिए किसी स्त्री के शरीर को तैयार करने का काम कौन करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। अब हम बात करें अंडवाहिनी की, ओविडक्ट की, तो ओविडक्ट को अंडवाहिनी को गर्भाशयी नलिका या डिंबवाहिनी भी बोला जाता है। इसी को गर्भाशयी नलिका या डिंबवाहिनी नलिका भी बोला जाता है। तो यह क्या होती है? तो यह 10 सेंटीमीटर लंबी यह 10 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती हैं। अंडवाहिनी क्या होती हैं? तो यह 10 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती हैं जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। इसका काम होता है कि यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम करती हैं, जिससे अंडे को गर्भाशय तक जाने में मदद मिलती है। इससे अंडे को गर्भाशय तक जाने में मदद मिलती है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है। आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो अंडवाहिनी या गर्भाशयी नलिका में या डिंबवाहिनी में संपन्न होती हैं। अब हम बात करें वूम्ब की यानी कि गर्भाशय की, जिसे यूट्रस भी बोला जाता है। तो यूट्रस का क्या होता? इसे बोला जाता है बच्चेदानी। गर्भाशय को बच्चेदानी भी बोला जाता है। तो गर्भाशय लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट अंतः गर्भाशयी दीवार जिसे इंडोमेट्रियम वाल कहा जाता है, जो कि गर्भाशय की एकदम बगल वाली दीवार होती हैं, उसे बोला जाता है इंडोमेट्रियम वाल या अंतः गर्भाशयी दीवार। तो अंतः गर्भाशयी दीवार से युग्मनज जाकर के अंतः गर्भाशयी दीवार में प्रत्यारोपित या चिपक जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है तथा प्लेसेंटा अपरा युग्मनज को पोषण तथा ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। प्लेसेंटा का काम होता है, अपरा का काम होता है, अपरा को आंवल भी बोला जाता है, अपरा को आंवल भी बोला जाता है। इसका काम होता है कि ये युग्मनज को पोषण तथा ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। यहीं पर युग्मनज जो होता है वो 9 महीने तक एक विकसित भ्रूण, एक विकसित एम्ब्रियो में बदल जाता है। अब हम बात करें योनि की, वेजाइना की, तो वेजाइना का क्या काम होता है? सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा यहाँ पर जो है ओवरी के बाद, अंडाशय के बाद योनि ही करती हैं। अब हम बात करें योनि की, वेजाइना की, यह सबसे लास्ट पार्ट है। यह गर्भाशय का अंतिम संकरा यानी पतला भाग होता है। यह गर्भाशय का अंतिम यानी संकरा या पतला भाग होता है जो मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित होता है। यह कहाँ स्थित होता है? तो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच पाया जाता है। हमारी योनि योनि कहाँ पाई जाती हैं? तो मूत्राशय और मलाशय के बीच पाई जाती हैं। यह 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी रचना होती हैं। योनि जो होती हैं 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। यह अत्यधिक फैलने तथा सिकुड़ने वाली नली होती हैं। यह अत्यधिक फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत अधिक पाया जाता है। मतलब अत्यधिक फैलने का काम एक्सपेंशन पाया जाता है और कॉन्ट्रैक्शन भी पाया जाता है। वाली नली होती हैं। मैथुन के समय यहीं से नर का शिश्न मादा के योनि में शुक्राणु छोड़ता है। जब मैथुन किया जाता है तो उस समय जो नर का शिश्न होता है, लिंग होता है, वो मादा की योनि में अपना स्पर्म रिलीज कर देता है तथा यहीं से ही प्रसव का कार्य भी यहीं से संपन्न होता है। यहीं इसी के माध्यम से योनि के मार्ग से ही कोई
भ्रूण यानी एम्ब्रियो कोई बच्चा जो है जन्म लेता है। और ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब तक माँ के गर्भ में कोई बच्चा है, तब तक उसको हम एम्ब्रियो यानी भ्रूण ही बोलेंगे, भले ही उसका 9 महीने कंप्लीट हो गया हो। जब तक वो माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकलता है, तब तक उसको हम बेबी नहीं कह सकते हैं, बच्चा नहीं कह सकते हैं। आशा है कि आपको यहाँ तक अच्छे से मादा जनन तंत्र समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड।